मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनावी संग्राम शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं। लेकिन इससे पहले ही एक चुनावी रण चल रहा है, वो है राज्यसभा का। मध्य प्रदेश से 5 राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें 4 सदस्य भाजपा के चुने जाने हैं, तो 1 सदस्य कांग्रेस से संसद के उच्च सदन में जाएगा। दोनों पार्टियों ने नामांकन की आखिरी तारीख के एक दिन पहले अपने पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया है। अनुसूचित जाति के डॉक्टर मुरुगन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। किसान नेता बंशीलाल गुर्जर भाजपा के दूसरे राज्यसभा उम्मीदवार हैं। बंशीलाल मंदसौर के रहने वाले हैं। किसानों के बीच अच्छी पकड़ है। माया नारोलिया भाजपा की तीसरी राज्यसभा उम्मीदवार है। नर्मदापुरम की माया नारोलिया को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने महिला कोटा भी पूरा किया है। भाजपा के चौथी राज्यसभा उम्मीदवार उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि समाज के संत हैं। उमेश नाथ महाराज उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। इस तरह देखें तो भाजपा ने राज्यसभा चुनाव से भी क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। इसे भाजपा अपनी सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी राजनीति का नमूना बता रही है। तो इसके साथ ही कांग्रेस में एक राज्यसभा सीट के लिए चली खींचतान पर तंज भी कस रही है। 4 ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक कार्यकर्ता के नाते से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमेश नाथ जी महाराज जो वाल्मीकि समाज के इस प्रदेश नहीं देश के अंदर जिनकी ख्याति है और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से बड़ा काम इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर उन्होंने किया है। एल मुरुगन जी जो पहले यहाँ से सम्मानीय सदस्य थे, कैबिनेट के मंत्री हैं, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ से लेकर प्रदेश के महामंत्री तक भूमिका निभाई, भाई बंशीलाल गुर्जर जी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश के अंदर महिलाओं को सशक्त बनाने में महिला मोर्चे को भी इस बार जो प्रतिनिधित्व दिया है हमारी महिला मोर्चे की सम्मानीय अध्यक्ष माया नारोलिया जी को, मुझे विश्वास है कि राज्यसभा में चारों के चारों हमारे कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के विकास के लिए निभाएंगे। कि पूरी तरीके से आज कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई, अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस इससे इनकार भी नहीं कर सकती क्योंकि उसमें राज्यसभा सीट को लेकर खींचतान तो कहीं न कहीं दिखी। कांग्रेस को एक सीट ओबीसी नेता राजमणि पटेल का कार्यकाल पूरा होने पर मिल रही है। चर्चा थी कि इस सीट से किसी ओबीसी नेता को ही राज्यसभा भेजा जाएगा। इनमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नाम की चर्चा थी। लेकिन इसी बीच खबर आई कि कमलनाथ खुद राज्यसभा जाने की तैयारी में है। सोनिया गांधी से मुलाकात और भोपाल के बंगले पर विधायकों को उनके डिनर को इसी से जोड़कर देखा गया। लेकिन इसके बाद पीसीसी ने सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव भेज दिया। बाद में इन सारे नामों से हटकर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम आया और आखिर में ग्वालियर के अशोक सिंह को मौका मिला। कौन है अशोक सिंह? अशोक सिंह ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं। अशोक सिंह की गिनती दिग्विजय सिंह के खास समर्थकों में होती है। अशोक सिंह 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। अशोक सिंह के जरिए कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया फैक्टर से मुकाबले की कोशिश की है। माना जा रहा है कि बड़े नेताओं की खींचतान के बाद ही अशोक सिंह को राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात को नकार रहे हैं कि पार्टी में राज्यसभा सीट को लेकर कोई खींचतान थी। उल्टे वो भाजपा पर ही बाहरी लोगों को मौका देने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है कि भाजपा को आखिर मध्य प्रदेश में उम्मीदवार क्यों नहीं मिलते, जो हर बार भारी को मौका दिया जाता है। आपको लगता चौंकाने वाला, लेकिन पार्टी को नहीं लगता चौंकाने वाला, क्योंकि पार्टी में अशोक सिंह जी ने काफी समय दिया है और उनका योगदान है एक काफी है और एक पार्टी की असेट है वो। और ग्वालियर में से हमने उन्हें इसलिए चुना है कि सिंधिया के सामने एक महाराज के सामने एक तैयार तो करना था, शेर हमने तैयार करके दे दिया। एल मुरुगन जी कहाँ के? मध्य प्रदेश के। क्या मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले? तो अगर बाहर के लोगों को आयात करके आप करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो मध्य प्रदेश के जो दावेदार है, नेता है, उनका क्या है? चुनाव कोई भी हो, नीति के साथ नेतृत्व पर भी लड़ा जाता है। बात जब भी कांग्रेस की आती है तो हमेशा एक बात सामने आई है, कांग्रेस चुनाव में सामने वाले दल से ही नहीं अपनों से ही लड़ती है। राज्यसभा उम्मीदवार के ऐलान में चली खींचतान, लोकसभा चुनाव के पहले संदेश तो यही गया है कि कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। IND एजेंडा राज्य से राज्यसभा तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। राज्यसभा से लोकसभा की रणनीति तय करने में कौन रहा कामयाब? क्या भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव से भी साध लिए सियासी समीकरण? क्या सचमुच कांग्रेस में चली राज्यसभा सीट की खींचतान? दिग्गजों को पीछे छोड़ अशोक सिंह ने कैसे मारी बाजी? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डॉक्टर एल मुरुगन को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुरुगन तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं। किसान नेता हैं बंसीलाल गुर्जर। अभी किसान आंदोलन की फिर से कवायद चल पड़ी है, तो बंसीलाल गुर्जर जी के माध्यम से किसानों को भी एक संदेश है। और माया नारोलिया जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी राज्यसभा उम्मीदवार हैं। और चूंकि जिस प्रकार से महिलाओं के आरक्षण की पैरोकारी भारतीय जनता पार्टी ने की, तो स्पष्ट है कि माया नारोलिया जी के लिए उन्होंने कहा है कि भाई माया नारोलिया जी भी अब राज्यसभा की सांसद हैं और पहले भी वो प्रत्याशी होंगी। पहले भी वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं पहले से ही। और चौथे उम्मीदवार उमेश नाथ महाराज वाल्मीकि समाज के संत हैं, तो एक सामाजिक समरसता की भी यहाँ झलक दिखी है। और कांग्रेस ने ग्वालियर के ओबीसी नेता अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बहुत ही समर्पित प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने एक अच्छा निर्णय लिया है। अशोक सिंह जी बहुत ही सौम्य और अच्छी छवि के नेता हैं और अशोक सिंह जी का सम्मान ग्वालियर की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में दोनों दलों के लोगों के बीच में है। सर्वस्वीकार नेता हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। तो ये एक अच्छा निर्णय है कांग्रेस का। इन दोनों निर्णयों के पशुपेश के बीच में निश्चित रूप से सामाजिक समरसता का संदेश देना, महिला सशक्तिकरण का संदेश देना बेहतर है। लेकिन चूंकि ये उच्च सदन होता है राज्यसभा, तो पहले तमाम विषयों के विशेषज्ञ और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पार्टियां सर्वोच्च सदन तक पहुंचाती रही हैं, ताकि वहां नीति निर्धारण में उनकी एक अपनी भूमिका हो। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बड़े बड़े दिग्गज पीछे छूटे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। तो ब्रजगोपाल जी, भारतीय जनता पार्टी तो अभी कुछ दिनों से निर्णय लेकर चौंका ही रही है। पिछले राज्यसभा अगर सांसदों की बात करें तो सुमित्रा वाल्मीकि जी, इस प्रकार के नाम हमेशा शोषित वंचित जो समाज के तबके हैं उनमें से लोगों को निकालकर मुख्य धारा में शामिल करने का ये जो कार्य है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। तो अब ये जो 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है, आपने प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी केवल चौंकाने के लिए नहीं जानी जाती है, इसके लिए भी जानी जाती है कि जो समाज के वंचित वर्गों के लिए काम कर रहा है उन्हें भी हमें सम्मान पूर्वक स्थान देना है। क्योंकि भले ही वे राजनीतिक क्षेत्र में काम ना कर रहे हों, समाज को परिवर्तित करने का काम तो उन्होंने किया है। उनमें उमेश नाथ महाराज जी, पिछली बार भी सुमेर सिंह सोलंकी जी उसी तरह से आए थे। हमने हमेशा इस तरह के काम किए हैं कि जो प्रतिनिधित्व है कार्यकर्ताओं को, जो ऐसी जगह भी काम कर रहे हैं जैसे एल मुरुगन जी हैं, उस जगह काम कर रहे हैं कि जिस प्रदेश से हम सक्षम नहीं है कि वहां से हम अपना राज्यसभा का सदस्य भेज सकें, परंतु इस
जो विपरीत परिस्थिति है उसमें जो कार्यकर्ता नेता बन रहे हैं और वहां अपना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से भेजना, और ये भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं हो रहा है। केरल से हमेशा हम लोगों को भेजते रहे, तमिलनाडु से हम लोगों को भेजते रहे, और कई बार ऐसी स्थिति भी आई है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को भी हमने राज्यों से भेजने का काम किया है। तो मैं समझता हूं आज जिस तरह से जिन लोगों को भेजा गया है, जैसे इसमें एक माया नारोलिया जी हैं, माया नारोलिया जी ने महिला मोर्चा में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का काम किया है। तो इस तरह के कार्यकर्ताओं को इतने महत्वपूर्ण स्थान पर भेजना, इसके पहले आपको याद होगा जो सीट आज खाली हो रही है कैलाश सोनी जी को, कैलाश सोनी जी एक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने जनसंघ के जमाने से अपना संपूर्ण जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को राज्यसभा भेजना निश्चित उस हर कार्यकर्ता को सम्मान देता है जो पार्टी के विचार को भी आगे ले जा रहा है और पार्टी के काम को भी आगे ले जा रहा है। तो मैं समझता हूं ये निर्णय जो है ये बहुत अच्छा निर्णय है, शानदार निर्णय है। और कुछ लोग बातें जरूर करते हैं, अभी पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं, ओबीसी की चर्चा कर रहे हैं, एससी और एसटी की चिंता कर रहे हैं, परंतु जब राज्यसभा की बारी आती है तो उनमें उनके साथ छल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज वो करके दिखाया। जी सर, जब अब पहले प्रताप भानु शर्मा जी से ले लें प्रतिक्रिया। प्रताप भानु जी, अब तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन अशोक सिंह जी का नाम वाकई में एक समर्पित कार्यकर्ता को और एक बड़े कार्यकर्ता को जब मौका मिलता है, जो पार्टी के साथ लगातार खड़ा रहता है, तो कांग्रेस ने एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, एक अच्छा निर्णय है। लेकिन इस निर्णय के पहले तमाम जो बातें कांग्रेस के लिए हमेशा के कांग्रेस में कमलनाथ खेमे में खींचतान है और ये है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती रही, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है आरोप लगाओ, झूठे आरोप लगाओ, 100 बार झूठ बोलो। इन्होंने जो प्रत्याशी फाइनल करे हैं उनके बारे में तो हमने कभी कमेंट किया ही नहीं। इसके पहले ही लोहिया जी ने कह दिया कि कांग्रेस तो छल बल करती रहती है, छलाबाद करती है कार्यकर्ताओं से अपने उम्मीदवारों को तय करने में। जिनके मन में खुद ही इतनी नफरत भरी हो विरोधी दल के लिए, उनके बारे में हम क्या कहें? हमें अपनी बात कहना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि यदि आपने स्वयं माना कि अशोक सिंह का नाम एक अच्छे ओबीसी वर्ग से वो आते हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारी अनुशासन समिति मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके अध्यक्ष हैं, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, और एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से आते हैं। वो जी लगातार ग्वालियर क्षेत्र में, ग्वालियर संभाग में वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ना जीत पाए वो बात अलग है, परंतु सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, राजनीतिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। और यदि उनको पार्टी ने अपनी वरिष्ठता देखते हुए सौम्य स्वभाव के हैं, आपने स्वयं कहा नवीन जी, तो अच्छे लोगों का चयन करना चाहिए। और इन्होंने भी, भाजपा ने अच्छे लोगों का ही चयन करा होगा। लोहिया जी की बात पे भरोसा करें, खुद की तो बात अच्छी बता देते हैं और कांग्रेस के पाले में छल डाल देते हैं। अरे ये मुरुगन कहां से आ गए? ये कौन से छल से निकल के आ गए? ये तो बता दो आप, क्या जरूरत पड़ गई मध्य प्रदेश के मतदाताओं पे, मध्य प्रदेश के नागरिक पर, मध्य प्रदेश की राजनीति पर आप बाहर से आदमी लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? एक से बढ़कर एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एक आपने वाल्मीकि जी को प्रतिनिधि दिया, अच्छा काम किया, हम तो करें। महिला आपके नेतृत्व को आप आगे बढ़ाया, अच्छा काम किया, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे। पर ये एक ऐसा छलावा आपने कर दिया मध्य प्रदेश के वोटर से, मध्य प्रदेश की जनता से। आपने अपनी सत्ता में बहुमत है उसे थोपने की कोशिश कर दी और ये बता दिया जो हम चाहेंगे वही हम उसको यहां से बनाएंगे, वोट देना पड़ेगा तुम्हारे लिए, आप मैंडेट भी जारी करेंगे, हमें ये भी मालूम है। और यदि नहीं भी करेंगे तो आम सहमति से चुनाव हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। 4 आपके उसमें चले जाएंगे खाते में, 1 हमारा बनता है, 1 से ज्यादा बनता है, पर बैठकर सामंजस्य से बिठाकर, राज्यसभा एक बड़ी प्रबुद्ध लोगों की सभा है, वरिष्ठ लोग उसमें जाते हैं। और जो किसी कारण से नहीं जीत सकते या चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हम उनको राज्यसभा का सदस्य बनाकर उनके सामाजिक न्याय की बात, उनके विद्वता की बात, उनके ज्ञान विज्ञान की बात को हम पार्लियामेंट के फोरम पर डिस्कशन करें और राष्ट्र की नीति में उनका सहयोग लें। इसलिए राज्यसभा होती है, छल बल के लिए तो होती नहीं है। थोड़ी आप भाषा भी देख लिया करो लोहिया जी, कि आप ये छल बल तो निकाल दो अपनी भाषा से।
अच्छे हम तो आपके प्रत्याशियों की तारीफ ही कर रहे हैं जी, कि आपने अच्छे चयन किया है, परंतु एक बाहरी व्यक्ति को लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाहरी व्यक्ति कोई मध्य प्रदेश का हित नहीं करते। आपकी पार्टी का हितैषी हो सकते हैं, केंद्र में उपयोगी हो सकते हैं, वो बात अलग है, परंतु यदि इसमें आप अपने मध्य प्रदेश के और अच्छे समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देते, उनको इसमें लेकर आते, तो मेरे ख्याल में आम जनता में इसका अच्छा स्वागत होता, अच्छा संदेश जाता। जी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई खींचतान नहीं थी, कोई दावेदारी नहीं थी। उन्होंने नाम मांगे, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक राय से सोनिया जी को लिख के भेज दिया, जो पार्टी हाईकमान करेगा वो हम सबको स्वीकार होगा और एक मत से हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। दावेदारियां करते हैं, ठीक है, अरुण यादव भी कर रहे थे, जीतू पटवारी जी भी कर रहे थे, और अशोक सिंह भी उसमें दौड़ में थे। अशोक सिंह का चयन हो गया, सब खुश हैं, मिलना तो एक ही को है, पर अब एक राय से इस काम को कर लें तो एक अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा। जी रमेश सर, जिस प्रकार से ये चर्चा में प्रताप भानु जी ने कहा कि चूंकि वो हमारी विधायिका का सर्वोच्च सदन है और प्रबुद्ध वर्ग के लोग, और वो लोग जो तमाम आंदोलनों से, सामाजिक सुधारों से जुड़े रहे, तो पॉलिटिक्स मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति सब नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक सरोकारों से वाबस्ता हैं या किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ हैं, तो उनकी नीति निर्धारण में और तमाम सारे निर्णयों में उनकी सहभागिता हो पाए, इस वजह से राज्यसभा का एक विचार था और उसी हिसाब से पहले प्रत्याशियों का चयन किया जाता था। लेकिन अब ज़्यादातर देखने में आ रहा है जो कास्ट पॉलिटिक्स है या जो जेंडर पॉलिटिक्स है कि भाई ठीक है, महिला है, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, दलित है, आदिवासी है, अब राजनीति में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और राज्यसभा में भी अब ये होने लगा है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में एक बुनियादी अंतर है। ये सही है कि लोकसभा के पास शक्ति ज़्यादा है, राज्यसभा के पास तकनीकी रूप से शक्ति नहीं है। अगर राज्यसभा 2 बार 3 बार इनकार कर भी दे तब भी लोकसभा उसको पारित कर सकती है, शक्ति लोकसभा के पास है। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य रखे जाते थे, जैसा कि आपने कहा है, अनुभवी सदस्य रखे जाते थे, और विशेषकर वो लोग रखे जाते थे राजनीतिक दलों के भी जो चुनाव लड़ने में अनिच्छा रखते हैं या किसी कारण से आयु अधिक हो गई है और चुनाव नहीं लड़ सकते, बुद्धिजीवी होते हैं, पत्रकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए राज्यसभा का सदन रहा है। लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव आया है और अब जो है राजनीतिक कार्यकर्ता की भी अब चयन होने लगा है। पिछले कई बार से अपन देख रहे हैं, जैसे अगर हम 5 उम्मीदवारों को देखें, कांग्रेस के अशोक सिंह और भाजपा के 4 कार्यकर्ता की दृष्टि से ये 5 के 5 अपनी पार्टी के लिए बहुत समर्पित हैं। संत जो लिए हैं उन्होंने उज्जैन के संत लिए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो 2016 के उज्जैन के कुंभ में वो जो वंचित समाज के संत और साधुओं को एकत्र करके और अमित शाह जी ने स्नान किया था, उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। और मोहन यादव जी भी शपथ लेकर के इनके आश्रम में गए हैं, तो वो सम्मान है, वो ठीक है। माया नरोलिया जी को भी व्यक्तिगत जानता हूँ, वो छोटे से कार्यकर्ता से बिल्कुल आगे बढ़ी हैं। गुर्जर को भी आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के कार्यकर्ता अशोक सिंह भी अगर कोई टक्कर ले सकता है ग्वालियर संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया से, तो वो अशोक सिंह का नाम है, इसमें कोई शक नहीं। तो कार्यकर्ताओं की दृष्टि से 5 व्यक्ति ये अच्छे हैं। ये ठीक है कि एक सीट बाहर को गई है, तो बाहर एक सीट पहली बार नहीं है। दोनों पार्टियों में समय समय पर बाहर से लोग यहाँ आते रहे। हंसराज भारद्वाज को कांग्रेस ने भेजा है। शंकर गिरी जी जो बीबी गिरी के लड़के थे, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। बाहर के लोग दोनों पार्टियों में आते रहे। अटल जी रहे, यहाँ से आडवाणी जी रहे, दोनों पार्टियों में आते रहे। वो तो कोई खास बात नहीं। सोनिया जी राजस्थान से जा रही हैं जी, सोनिया जी राजस्थान से जा रही हैं। वो सोनिया जी राजस्थान से जा रही हैं। राहुल गांधी जी ने कहाँ जाकर के वायनाड में चुनाव लड़ा, तो ये तो दोनों पार्टियों में है, उसमें तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो एक विचारणीय भी है कि राज्यसभा में कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी, अनुभवी और जो चुनाव नहीं लड़ सकते, गुर्जर भी चुनाव लड़ सकते हैं, माया नरोलिया चुनाव लड़ सकती हैं, अशोक सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक दलों को इस पर थोड़ा सा विचार, इसमें पत्रकार रहे हैं
हम अपने यहाँ से गुरुदेव गुप्ता रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो जो पत्रकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय कांग्रेस के कितने धुरंधर, अगर उनको राज्यसभा में नहीं भेजा जाता तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री रहे हैं वो मध्य भारत के। तो ऐसे लोगों के लिए राज्यसभा हुआ करती थी। अब समय के साथ इसको बदलाव है, तो वो अपन राज्यसभा की कार्रवाई में भी देखते हैं कि वो बदलाव जो आ गया है। जी, तो लोया जी, ये जो आप हर जगह अब आजकल राजनीतिक समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से, चाहे फिर वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा में ठीक है एक सामाजिक समरसता के लिए एक ऐसे संत व्यक्ति को जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगे हैं, लेकिन बाकी 3 जो है वो तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो विचार किया जा सकता था कि और मध्य प्रदेश से ऐसे मूर्धन्य लोग जो आपकी विचारधारा के हैं, हालांकि अब चूंकि निर्णय हो गया है, एक सामान्य परिचर्चा की बात है, तो ये ऐसा नहीं है। ऐसा ही राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इनके निर्णयों में जब इनके परिचालन का स्वरूप अलग है तो इनसे जो इनमें चयन का स्वरूप है वो भी अलग होना चाहिए। वो स्वरूप अब जो है वो मिक्स एंड मैच होता चला जा रहा है। नहीं, देखिए नवीन जी, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि जो क्षेत्र में, समाज में, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में कर रहे हैं, सरकार के पास वो भी अधिकार है कि उन लोगों को सीधे नॉमिनेट कर कर भेजा जा सकता है, और भेजने की परंपरा है, और अभी भी लोग नॉमिनेट हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, जैसे एल मुरुगन जी है, पहली बार नहीं जा रहे हैं, वो दूसरी बार राज्यसभा में जा रहे हैं और केंद्र के सूचना प्रसारण राज्य मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे तमिलनाडु में यदि आप देखेंगे तो हमें उन नेताओं को भेजना है, क्योंकि कई बार ऐसी आवश्यकता मध्य प्रदेश को भी पड़ी है। परंतु दुर्भाग्य ये होता है, कांग्रेस पार्टी आज अजय माकन को कर्नाटक से भेज रही है, सोनिया जी को राजस्थान से भेज रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर ऐतराज होता है। मेरा ये कहना है कि जो अपन कर रहे हैं और करते चले आए हैं, क्या उस परंपरा को आगे बढ़ाना भी, केवल आपको दिक्कत ये है कि जो एक आपने मान लिया है कि एक एलिट क्लास जो कांग्रेस जैसे मानती चली आई है, उस एलिट क्लास को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में उस वर्ग को समाज में आगे, राजनीति में आगे लाने का काम किया है, जिस वर्ग को वास्तव में आपने कम से कम राजनीति के क्षेत्र में तो बहुत वंचित रखा पिछले 60-65 वर्षों तक। तो यदि वो आ रहा है तो मुझे लगता है कि इससे आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और बात है कि क्या आप में ये क्षमता है कि इस तरह के छोटे छोटे कार्यकर्ता, इस तरह से जो बिल्कुल नए नवेले लोग हैं, इस तरह से जो समाज में काम कर रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में ही काम नहीं कर रहे थे, उनको इस तरह से आगे लाकर राज्यसभा में भेजना, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि जो वंचित वर्ग था उसको एक बहुत प्रेरणादायी होता है, और समाज में लोगों को ये लगता है कि राजनीति से बाहर काम करके भी राजनीति में प्रासंगिक हुआ जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायर करने वाला कदम है। जी, प्रताप भानु जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। कांग्रेस ने तो हमेशा वंचित वर्ग को हमेशा प्राथमिकता दी है, सपोर्ट किया है, और जो योग्य हैं, जिस अच्छी बात को कार्य जिम्मेदारी का वहन कर सकते हैं, वहां पर उनको पदस्थ किया है। चाहे राष्ट्रपति का पद मिला हो, चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद मिला हो, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात हो, चाहे राज्यसभा का चेयरमैन बनाने की बात हो, हमेशा मौका दिया है। परंतु कोई कह के नहीं बताया, यदि वो डिजर्विंग है तो उन्हें बराबर। और राज्यसभा में जैसा रमेश जी ने कहा और आपने भी स्वयं नवीन जी कहा है कि वहां पर ऐसे लोग जो चुनाव ना लड़ सकते हो, बुद्धिजीवी हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो और वैज्ञानिक हो, इन लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए, ये बात सही है। पर अब कांग्रेस के पास यदि सीमित सीटें हैं तो हमें तो फिर ऑप्शन ही एक एक दो का ही मिला है राज्यों में, तो उस हिसाब से नहीं तो हमने जब भी बहुमत सीटें कांग्रेस की रही हैं, राज्यसभा में बहुमत कांग्रेस का था पहले, और धीरे धीरे ये कम हो गया क्योंकि राज्यों में स्ट्रेंथ कम हुई, और फिर वापसी की ओर जब होगी फिर बहुमत की तरफ बढ़ जाएगी। तो हमने हर तरह से विविधता से प्रतिनिधित्व दिया है, जिम्मेदारी की पोस्टों पर प्रतिनिधित्व दिया है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया है, राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा की स्पीकर तक दलित वर्ग के दिए हैं। मीरा कुमार सब जानते हैं, राष्ट्रपति जी KR नारायण का नाम सब जानते हैं। और जब भाजपा ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को
राष्ट्रपति पद के लिए, यूनानिमस हुआ था। हमारी कांग्रेस पार्टी ने सामने आके पूरा समर्थन दिया। ये हमारे सोनिया जी के अध्यक्षता में, जब सोनिया जी अध्यक्ष थी, इससे बढ़िया मिसाल क्या मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने हमेशा अच्छे राष्ट्रीय टैलेंट की, सामाजिक टैलेंट की और समर्पित भाव से जो काम कर रहा है देश के लिए, उसकी हमेशा सराहना की है और उसको हमेशा महत्व दिया है। इसलिए लोहिया जी को मैं समझाना चाहता हूं, कृपा करके ये मत कहिए कि 60-65 साल में क्या हुआ है। आप रेयर व्यू में देखते हैं, बेहतर हो कि आप अपने आईने में देखकर अपना निर्णय कर लें, वो देश के लिए बेहतर होगा। रेयर व्यू में तो आप कभी भी कहीं टक्कर मार देंगे, गलती हो जाएगी। तो कब तक रियर व्यू में देखते रहोगे? कहीं नेहरू जी याद आ जाते हैं, कहीं गांधी जी याद आ जाते हैं, कहीं आपको कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मिला तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आ जाते हैं। आप बताइए तो आप अपने रेयर व्यू में देखना है तो अपने रमेश शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जनसंघ आरएसएस ने क्या दिया? रमेश शर्मा जी के साथ चर्चा समाप्त करूं। आपको वर्तमान की बात करना चाहिए और आपने क्या किया ये लेखा जोखा वर्तमान की ही कर रहे हैं शर्मा जी, वर्तमान की ही कर रहा हूं कि आज ही सोनिया गांधी ने नामांकन किया है, वर्तमान की बात कर रहा हूं। और आपके नेता विपक्ष को ये बात समझ ठीक है, छोड़िए, स्वार्थपूर्ण तरीके से समाप्त करिए, स्वार्थपूर्ण तरीके से समाप्त करिए। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। और इसीलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। याद आता है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की चाहे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा में प्रत्याशियों का चयन हो, एक गरिमापूर्ण वातावरण रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहमति से चुने जाते रहे, ऐसे ही इस बार। लेकिन पिछले कुछ समय में कई बार ऐसा भी हुआ है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए तनातनी हुई और उसका जो कसैलापन है सबने देखा। ऐसे ही राज्यसभा सांसदों के पीछे भी हुई थी। ये जब रस्साकसी होती है, गुणा भाग होते हैं, तो राजनीति का एक विकृत स्वरूप सामने आता है। तो कई जगह पर अगर सौहार्दपूर्ण निर्णय, आपसी समझ के साथ जब निर्णय लिए जाते हैं, तो राजनीति की वो जो शुचिता वाला राजनीति का स्वरूप है, उसके भी कभी कभी अवलोकन करने को लोगों को मिल जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी जो 2 घटनाएं घटी हैं मध्य प्रदेश में, तो उससे मुझे लग रहा है कि राजनीतिक सद्भाव का युग संभवतः लौटे। जैसे अगर मध्य प्रदेश का जो लेखानुदान सर्वसम्मत पारित हुआ है, राज्यसभा के उम्मीदवार भी अब सर्वसम्मत होंगे। आपको अगर याद हो, अपन ने चर्चा की थी, अनुमान व्यक्त किया था कि सर्वसम्मति होंगे, तो ये सर्वसम्मत होंगे। तो मैं समझता हूँ ये परंपरा आगे भी रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को लेकर के, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लेकर के, और भी जो है वो सर्वसम्मत रहे, ये अपन उम्मीद कर सकते हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तुम राज्य से राज्यसभा तक सफर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को इस सफर पर अग्रेसित किया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और राजनीति में समर्पित कार्यकर्ता को मौका मिलना यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन चूंकि विषय राज्यसभा का है, तो कार्यकर्ता वैचारिक रूप से जुड़ा हो, प्रबुद्ध हो और अन्य तमाम विषयों में सक्रिय, राजनीति से इतर अगर अन्य तमाम क्षेत्रों में अगर वो सक्रिय है, तो इस बात का ध्यान भी अगर राजनीतिक दल रखेंगे, सिर्फ इसको फिल इन द ब्लैंक और एडजस्टमेंट और प्लेसमेंट का सब्जेक्ट न बनाएं, तो और भी बेहतर होगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।